कई सारी चीजें जानी थी, कई सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, और उसके आगे की कहानी मैं बताना चाहता हूँ। हम टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ रहे थे। देखो, टाइप्स ऑफ लाइन और इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक ही चीज है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे आप इस चीज को देखेंगे जो स्क्रीन पे लिखी हुई है, कि मान लेते हैं दो लाइन है बेटा, ठीक है। मान लेते हैं कि दो लाइन है, ये और ये इस लाइन की इक्वेशन है और ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो जब ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट लेती हैं, तो इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो एक पॉइंट ऐसा कॉमन होगा जो इन दोनों रेखाओं पे होगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि कभी अगर हमें सवाल में कह दे कि कोई लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब हम समझेंगे कि यहां से हमें यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई की सिंगल वैल्यू मिलेगी हमें क्या होगा, एक्स कॉमा वाई की सिंगल वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एक्स वाई हैं, एक्स वाई की वैल्यू मिल ही नहीं रही। तो इसकी शर्त क्या होती है कि जब दो इक्वेशन इस तरीके से हों, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन, दोनों ही चीजों के लिए लिखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये वाली कंडीशन हमें लिखनी है, याद रखनी है। पहले कंडीशन लिख लीजिए, फिर सवाल करेंगे इस पे बैक टू बैक, बहुत मजा आएगा। देखें ध्यान से, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इट मींस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आप बताइए, ये दो लाइन यहाँ पे दे रखी है, मान लेते हैं कि ये पहली लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैंने लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इनके बीच की दूरी कभी कम नहीं हो रही। तो क्या होगा, जब इनके बीच की दूरी कभी कम नहीं हो रही तो ये कहीं नहीं काटेंगे। जब ये कहीं नहीं काटेंगे तो ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जो इन दोनों रेखाओं पे कॉमन होगा। तो पैरेलल लाइन का मतलब, अगर या तो पैरेलल लाइन की कंडीशन हमसे पूछ ले, ये इसका साइन होता है पैरेलल लाइंस का, या पैरेलल लाइंस हमसे पूछ ले, या हमसे क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस के अलावा, नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ऐसी बात बोल दे। तो आपको पता है इस केस में जब रेखाएं पैरेलल लाइंस होती हैं तो स्लोप इक्वल होती है। तो क्या होती है, स्लोप इक्वल होती है। मानते हैं जब लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होती है। अब स्लोप इक्वल होने का मतलब क्या है, ठीक है। अब स्लोप कैसे निकलती है, आपको याद है स्लोप निकालने का मैंने कहा था कि अगर कोई रेखा y बराबर mx प्लस सी है तो स्लोप निकलती है स्लोप। बहुत ध्यान से समझना, मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, इस वाली को, तो आप कहेंगे इसको आप लिख सकते हो जी b1y बराबर माइनस a1x माइनस c1, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, b2y बराबर माइनस a2x माइनस c2। b2 से अगर मैं भाग करूं तो माइनस a2 बटे b2x माइनस c2 बटे b2। ये कह सकते हैं माइनस a2 बटे b2 माइनस c2 बटे b2। तो यहां से आपने एक चीज देखी कि अगर मैं इसकी स्लोप निकाल रहा हूं, तो इसकी स्लोप है माइनस a2 बटे b2। इसकी स्लोप निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, माइनस a1 बटे b1। हम जानते हैं कि लाइंस अगर पैरेलल हों तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। ये पढ़ा चुका हूं आपको कि स्लोप इक्वल होती है अगर लाइन पैरेलल है तो। अब अगर स्लोप इक्वल है तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से जो कंडीशन निकल के आएगी वो ये आएगी। तो आपको याद रखना है कि अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं या दो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होना चाहिए। उसकी वजह बताऊंगा क्या होती है, यहां से एक लाइन और भी लिखनी है, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब यहां पे एक चीज और लिख लेना, कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर बराबर है
चलो अभी आगे लिखते हैं। पहले आगे लिखा आपने कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड लाइन का मतलब क्या होता है? समपाती रेखाएं। यानी एक रेखा थी ऐसे, उसके ऊपर दूसरी रेखा चढ़ गई, एक रेखा ऐसे थी उसके ऊपर दूसरी रेखा चढ़ गई, तो क्या होगा? ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो दोनों रेखाओं के ऊपर हैं। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो दोनों रेखाओं के ऊपर हैं। तो इस केस में हम कहते हैं कि समीकरण के अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। समीकरण के अनंत हल होंगे यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समीकरण के अनंत हल होंगे यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए ऐसा तभी हो सकता है जब कोई रेखा ऐसी हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x बिल्कुल लाइन सेम हो, बस मोड बढ़ा हुआ हो, एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं कि कोई रेखा x प्लस वाई बराबर 5 है तो दूसरी 2x प्लस 2y बराबर 10 हो सकती है। 2x प्लस 2y बराबर 10 हो सकती है। ठीक है, तो अब आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 1 से 2, ये 1 से 2, ये 1 से 2, यानी यहाँ पे सारे अनुपात बराबर होते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 बराबर हैं, इसका मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यही अंतर है नो सॉल्यूशन में और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, यही अंतर है कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस में। ठीक है, इतनी सी बात लिख ली। एक और चीज लिखेंगे, एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए कि कॉनकरेंट लाइंस क्या होती हैं, संगामी रेखाएं क्या होती हैं। इफ एटलीस्ट 3 लाइंस पासिस थ्रू ए सिंगल पॉइंट, अगर तीन रेखाएं एक कॉमन बिंदु से गुजरती हैं, तो हम ये कहते हैं कि उन्हें हम कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं। इसका देखिए कोई फॉर्मूला मत लिखिए, जब ऐसा सवाल आए तो इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए और इस तीसरी वाली लाइन पे उसे सेटिस्फाई करा दीजिए। तो बस डेफिनेशन लिख लीजिए कि मोर देन 2 लाइंस या कम से कम 3 रेखाएं अगर एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उसे कॉनकरेंट रेखा कहते हैं। अब 3-4 सवाल इस पे कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट, बहुत मजा आ जाएगा। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, थोड़े ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल ज्यादा आएंगे। ठीक है, के किस मान के लिए रेखाएं k प्लस 1x और प्लस के वाई बराबर 3 एक दूसरे पर लंबवत है। देखिए लंबवत में मैंने एक बात आपको बताई थी, जैसे अब ऐसी रेखा ही देख लीजिए, आप ध्यान से समझना। जैसे कि अगर दो रेखाएं परपेंडिकुलर हैं तो हम कहते हैं m1 m2 बराबर -1। ठीक है, अब स्लोप कैसे निकलेगी? अगर मैं इस रेखा की स्लोप की बात करूं तो आप स्लोप से ना भी समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं बेटा, अभी आपने देखा भी था पीछे मैंने इसकी स्लोप निकाली थी, तो माइनस a1 बटे b1 इंटू माइनस a2 बटे b2 बराबर -1। माइनस से माइनस कट गया तो माइनस a1 a2 बराबर b1 b2। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो अब जैसे मैं यही देख रहा हूं, यहाँ पे a1 कितना है k प्लस 1, यहाँ पे a2 कितना है 5 प्लस, यहाँ पे b1 कितना है k और b2 कितना है -2 बराबर 0। आपने देखा -2 के इसमें से कटेगा 3k बराबर -5, तो k कितना आ जाएगा -5 बटे 3। आप ऐसे करके भी कर सकते थे या फिर ये याद रख सकते हैं तो भी कर सकते थे। किसी को डाउट है कोई? अगला सवाल देखो भाई, अब मैंने बताया अभी कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो a1 अपॉन a2 यानी कि k माइनस 1, a1 अपॉन a2 2 माइनस k बराबर b1 अपॉन b2 यानी कि 1 बटे -3, तो -3k प्लस 3 बराबर 2 माइनस k। तो इधर जाएगा कितना बचेगा 2k बराबर 1, k कितना आ जाएगा 1/2। बोलो भाई, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई,
अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि अगर कोई रेखा किसी रेखा पे कोई बिंदु है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन नहीं, हम इस सवाल को इस तरीके से नहीं करेंगे। मैंने कहा मेरी रेखा ये है, x बराबर 3 y माइनस 7, यही है, ये मेरी रेखा है, ये बिंदु है a कॉमा बी, ये बिंदु है a प्लस 3 और b प्लस के, ये बिंदु है। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं से स्लोप निकाल लूं, स्लोप कैसे निकालूंगा देखना, तो आप कहेंगे हाँ जी इन दोनों बिंदुओं से स्लोप निकल सकती है बड़े आसानी से। कैसे? y2, याद है ना स्लोप पिछली क्लास में बताई थी बेटा, कितने लड़कों को याद है और कितनों को नहीं? -1 बराबर। अच्छा इस रेखा को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, y बराबर 1/3x प्लस 7/3 लिख सकता हूँ, 1/3x प्लस 7/3, यानी कि स्लोप कितनी हो गई, 1/3। आपने देखा b से b कट गया, a से a कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा जी 1। कोई माई का लाल ऐसा था जिसका आ रहा था 1? कोई भी माई का लाल ऐसा था जिसका 1 आ रहा था? आगे बढ़ते हैं। मैंने इस सवाल में कुछ नहीं किया, एक बार दोबारा भी बता रहा हूं कि अगर किसी रेखा पे 2 बिंदु है तो इस रेखा की जो स्लोप है और इन दोनों बिंदुओं से जो स्लोप निकलेगी वो इक्वल होनी चाहिए। और स्लोप क्या होती है याद है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x। खेल खत्म। y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x। दैट्स इट। चलिए एक सवाल और आपके सामने आ रहा है कि जैसे ये एक लाइन है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये एक लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ इट पासेस थ्रू 0,0, तो अगर ये 0,0 से पास कर रही है तो ये इक्वेशन will satisfy on 0,0 कह सकते हैं। मैंने क्या किया, 0,0 इसमें रख दिया, तो c बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। और अगर c बराबर 0 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रेखा जो 0,0 से गुजरती है उसके अंदर कांस्टेंट 0 होता है। इस बात को लिख लीजिए, कोई भी रेखा जो 0,0 से गुजरती है उसके अंदर कांस्टेंट 0 होता है। बात खत्म। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर सवाल पूछता हूं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, ओरिजिन से गुजरेगी, उसमें कांस्टेंट 0 होगा। इसमें कांस्टेंट 5, इसमें 7, एक ही इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट 0। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो, मैं तो कहता हूं बोलो भाई। बहुत आराम से और रटाते हुए चल रहा हूं कि एक एक बच्चे को चीजें समझ में आए, कोई बच्चा बच्चे नहीं। ये प्रतिच्छेदी रेखा वाला एक भी सवाल नहीं करा, इसको कर लीजिए। देखना मैंने अभी बताई थी इसकी कंडीशन, जब रेखाएं ऐसी हों तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 का मतलब क्या है, 5/2 बराबर 20/k नॉट इक्वल टू, तो k कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 8। यही उत्तर है, यही उत्तर है। चलिए अब कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, RW में लिख लीजिएगा। संपाती रेखाएं हैं, करा चुका हूं, मीन्स में आया है, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कोई हल नहीं है, यानी पैरेलल लाइन है, ऑप्शन अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात थी, आगे बढ़ेंगे। चले इंटरसेप्ट फॉर्म सिखा रहा हूं, क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी आप आगे देखेंगे भी लिखी हुई है, किस तरीके से है मैं दिखाई देता हूं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है, एक रेखा का अंतःखंड रूप। एक रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है, जैसे ये कोई एक रेखा है, ध्यान से समझना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है,
और इसको ये रेखा इस तरीके से काट रही है, ठीक है। ये जो दूरी है ये a है, तो ये बिंदु a,0 होगा। ये जो बिंदु है ये 0,b है, क्योंकि ये दूरी b है। अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो ये दूरी √a² + b² है। तो जो a है, a के बारे में हम क्या कहते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है ऑन x एक्सिस, यानी x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। ऐसे ही अगर मैं b की बात करूं तो b क्या है, y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं √a² + b² जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस है, यानी दोनों अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस रेखा का समीकरण निकालूं तो कैसे निकालूंगा, y - b बराबर स्लोप क्या होगी, b - 0, 0 - a ब्रैकेट में x - 0। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हाउ कैन बी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर 2 बिंदु दे रखे हैं तो हम कैसे एक रेखा के समीकरण निकाल सकते हैं। अब y - b बराबर b/-a(x). अब ये b को इधर ले आते हैं, अगर b को इधर ले आएंगे तो y/b -1 बराबर -x/a। इधर लेके आएंगे तो x/a प्लस y/b बराबर 1। यही मैंने लिखा है, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अगर इस तरीके की लाइन दे रखी है x/a y/b बराबर 1, तो हम इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। 2 एग्जाम्पल लेता हूं नॉर्मली, पहले आप इस बात को लिख लीजिए, फिर 2 एग्जाम्पल देके बात समझाता हूं। मैं तो बस एक एग्जाम्पल लूंगा सिंपल सा। मैं कहूंगा कि कोई अगर मुझे इस तरीके से बना दे, ये 3 दे दे और ये 2 दे दे और इसकी इक्वेशन पूछ ले, तो इक्वेशन क्या होगी, x/3 प्लस y/2 बराबर 1। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 2x प्लस 3y बराबर 6। 2x प्लस 3y बराबर 6। अच्छा, अगर कोई उल्टा कह दे, कोई अगर मुझे ऐसा लिख दे 8x प्लस 3y बराबर 24 का ग्राफ बनाओ, का ग्राफ बनाओ, कोई ऐसा कह दे मुझे 8x प्लस 3y बराबर 24 का ग्राफ बनाओ, कोई ऐसा कह दे, तो मैं क्या करूंगा, 24 से डिवाइड करूंगा, तो x/8 दिया 24, y/8 बराबर 1, और अब ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा यहाँ। इतनी सी बात लिख दो, फिर इस पे सवाल करते हैं। ये सवाल देखेंगे, देखो भाई कितना सिंपल है। हम क्या करेंगे, 7x प्लस 8y बराबर 56, तो x/8 y/7 बराबर 1, ठीक है। तो 8,7 इंटरसेप्ट हो जाएंगे, 8,7 इंटरसेप्ट हो जाएंगे। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्ष पर अंतःखंड 2,3 काटती है। देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि x अक्ष पे 2 अंतःखंड और y अक्ष पे 3, तो इक्वेशन क्या होगी, मैंने बताया भी था, x/2 प्लस y/3 बराबर 1, तो 3x प्लस 2y बराबर 6, 3x प्लस 2y बराबर 6। डी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ रहा है ये समझ, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको नहीं आ रहा है। ये सवाल पिछली क्लास में करवा दिया था, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये भी पिछली क्लास में करवा दिए थे, दोनों सवाल हो गए थे। मैं कुछ प्री के सवाल करवाना चाह रहा हूं जो इस बार के प्री में आए हैं। सीजीएल मेंस 2022 बेटा, सीजीएल मेंस 2022, मजा तो अब आएगा। देखें, निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय इतने इतने असंख्य हल प्राप्त होंगे। असंख्य हल का मतलब हो गया कोइंसिडेंट लाइन, वही मतलब है। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बताई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है भाई। अब निम्नलिखित में से मान, अब हमने क्या कहा कि भाई 17/23 बराबर m/299,
23 एकम 23, 23 तिया 69, m कितना आ गया 17 गुणा 13, 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 एकम 17 और 5 221। निम्नलिखित में से m के किस मान से, ये सवाल भी सीजीएल मेंस में आया, आपको आइडिया लगेगा कि मेंस में भी उसी तरीके के सवाल आ रहे हैं जिस तरीके के सवाल हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय इतने और इतने का कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना होने का मतलब पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइंस होने का मतलब है a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2, यानी कि 18/7 बराबर -72/-m, 18 चौक 72, m बराबर 28। 28 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, सरला बैठ बुलेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, डक 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 डक। अरे फूफा जी फूफा जी फूफा जी, सरला बुआ। सबको समझ आ गया। इस लड़के का हम लोग कुछ कर सकते, ये देख लो एक बार, ऐसा नहीं किया जिसमें ए और बी दोनों दे रखे हैं। बीट बॉक्सिंग भी कर लेते हो आप सर। देखो भाई, इतने 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 के मान जिसके लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अनंत हल मतलब वही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो 2/4 बराबर माइनस है a-4 बटे -a-1 बराबर 2b + 1 5b-1, ठीक है। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि ये 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो a-1 बराबर 2a - 8, a कितना आ गया जी 7 आ गया। b निकालें तो 2 दूनी 4b + 2 बराबर 5b - 1, तो b कितना आ गया 3, a7b3 आ रहा था किसी का a7b3। ये सवाल देख के बता सकते हैं इसके कितने हल हो सकते हैं। इस सवाल के कितने हल हो सकते हैं। उल्टा है, उल्टा सवाल है। देखिए इस सवाल में ना तो a1/a2 है, ना a1/a2 b1/b2 के बराबर है, ना c1/c2 के बराबर है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका एक ही हल होगा 1। ना तो पैरेलल लाइन है ना कोइंसिडेंस है, चाहो तो निकाल के देख लो। एक हल होगा, एक। RW में लिख लीजिए SSC 15। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने इतना कुछ देखा, इतना कुछ जाना, अच्छा इसमें भी तो आगे इस पे सवाल होंगे। जहां पे छोड़ा था वापस आ रहे हैं वहीं पे। इतने सवाल आपने किए, बड़ा अच्छा लगा। अब कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ फैक्टर, कुछ कुछ चीजें और कर लीजिए। ये सवाल तो कर लिया था ना हमने, ये तो कर लिया था। ये सवाल करना है। SSC CGL मेंस 2012 में आया, बहुत प्यारा सवाल है, जो बच्चा कर पाएगा। बट इससे पहले तो और भी एक दो आसान भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, चलो ये देख लो पहले, जल्दी से करके बताओ। अभी इंटरसेप्ट फॉर्म पे ही सवाल करेंगे, बस सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म पे 15 मिनट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो भाई, 3x + 4y बराबर 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, x/4 + y/3 बराबर 1। ये लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बता देना पहले ही क्लियर बता देना। अब देखिए x बराबर 4 है, ये y एक्सिस है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने बनाना सिखाया था आपको कि x बराबर 4 है, यानी x हमेशा 4 है। देखिए x अगर हमेशा 4 है तो ये लाइन कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि ये दूरी 4 है। ये लाइन x बराबर 4 है। y बराबर 3 है तो y हमेशा 3 होगा, ये 3 ये 3, तो ये लाइन y बराबर 3 है।
इन तीनों लाइनों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको नहीं लगता कि इन तीनों लाइनों से जो त्रिभुज बन रहा है वो ये बन रहा है, ये 3 है और ये 4 है, तो इसका एरिया हाफ 3 गुणा 4 12 बराबर 6 होगा। 3 गुणा 4 12 बराबर 6 होगा। एक बार ये सवाल देख लीजिए, ये भी अगर किसी को पता है तो बड़ी बात होगी। देखो भाई, ये सवाल अपने आप में थोड़ा मुश्किल है। मॉड एक्स का मतलब नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को। मॉड एक्स दो चीजें हो सकती हैं कि मॉड एक्स एक्स के भी बराबर हो सकता है अगर एक्स बड़ा है 0 से, और अगर एक्स छोटा है 0 से तो माइनस एक्स के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स हर हाल में पॉजिटिव होता है। अगर ये मान लेते हैं -5 है तो माइनस माइनस प्लस करने के लिए मुझे माइनस लगाना पड़ता है। यानी यहाँ पे दो लाइन आ रही है निकल के, एक तो y बराबर x -5 और एक y बराबर -x -5। इस लाइन की बात करूं तो लिख सकता हूं x माइनस वाई बराबर 5, जिसको लिख सकता हूं x बटे 5 प्लस वाई बटे -5 बराबर 1। इसकी बात करूं तो लिख सकता हूं x प्लस वाई बराबर -5, जिसको लिख सकता हूं x बटे -5 प्लस वाई बटे -5 बराबर 1। ठीक है, तो मैंने कहा भाई चित्र बना लेते हैं, तो आपने कहा जी बना लेते हैं। चित्र कैसे बनेगा? x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ऐसे बनेगा। यहाँ x और y दोनों नेगेटिव हैं तो ऐसे बनेगा। ये 5 है, ये 5, ये 5। अब जिस त्रिभुज की मुझसे बात कर रहा है, जो इन 3 लाइनों से बन रहा है, निर्देशांक अक्ष यानी x अक्ष, ये ऐसे। तो आप देख पा रहे हो कि इस त्रिभुज का बेस हाफ 5 + 5 10 है, इंटू ऊंचाई 5, 10 पंजे 50 का आधा 25। यही सवाल का उत्तर है। x माइनस वाई 0 है। एक ये वाला सवाल कर लीजिए, इससे भी आपका दिमाग खुलेगा। बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो भाई, अब पता है एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 2, जिसको हम लिख सकते हैं x बटे 2 प्लस वाई बटे 2 बराबर 1। एक इक्वेशन है y बराबर x। आपको पता है कि इसमें कांस्टेंट 0 है, कांस्टेंट 0 है। इसका मतलब है कि ओरिजिन से गुजरेगी, ओरिजिन से गुजरेगी, गुजरेगी। अच्छा, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करें तो y बराबर 1 इंटू एक्स, यानी स्लोप m बराबर 1 यानी कि 10 45 है। ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 का कोण बनाएगी। तो एक रेखा तो ये बना दी जिसमें 2 2 है, और 45 का कोण बनाएगी, ओरिजिन से गुजरेगी, एक रेखा ये बना दी। आपको नहीं लगता कल ही आपको ज्योमेट्री में आप पढ़ते होगे, कभी भी देखा होगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है, जिसमें ये 45 का मतलब एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाली भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो इन्होंने जो हमसे जिस ट्राइंगल का एरिया पूछा है वो एरिया है एक्स अक्ष, यानी एक्स अक्ष लेना है, ये और ये। तो मैं ओ ए बी का एरिया ये कह सकता हूं क्या? मैं ये कह सकता हूं कि जी ओ ए बी का एरिया निकालना है तो आधा हो जाएगा ए बी सी का, और ए बी सी का निकालना आसान है, हाफ इंटू हाफ इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 बराबर 1। एक उत्तर आ गया, एक उत्तर आ गया। आप ऐसे ना याद भी कर लो, जैसे कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है इस तरीके की। मैंने बता तो आपको सारी बातें ही थी कि भाई ये ए है, ये बी है, तो ये रेखा का समीकरण x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, या और करके लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 लिख सकते हैं। और ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। तो 3 रेखाएं हो गई, x एक्सिस, y एक्सिस। तो आप ये भी लिख सकते हैं से बने, रात को पार्टनरशिप की भी क्लास है 9 बजे, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। इतना लिख लीजिए, अगर सवाल आएगा तो इस पे ही आ जाएगा। कुछ बहुत हाई फाई सवाल इस पे पूछे जाने की उम्मीद नहीं है। क्लियर है बात? चलिए, आप कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने हैं और याद करना है भाई, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, अब जैसे ये है कि एक रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, और एक बिंदु पी x1, y1 है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है d की।
तो कैसे निकलती है, ये बिंदु को हम यहाँ पुट कर देते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, किसी भी बिंदु की किसी भी रेखा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फ्रॉम ए पॉइंट आपने लिख लिया। इसके बाद एक सवाल इस पे करेंगे। अब जैसे ये मूल बिंदु से पूछ रहा है रेखा की लंबाई, तो निकाल सकते हैं क्या? देखें 0,0 और ए एक्स यानी कि 12x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, यही है। तो हम क्या करते हैं डी निकालने के लिए, ये बिंदु इसी के अंदर पुट कर देंगे डी, तो 0 प्लस 0 प्लस 7 बटे अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये होगा। तो ये कितना आ गया 7 बटे 12 और 5 का मतलब 13, 7 बटे 13, यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट कि अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, एक चीज तो ये समझो कि जो पैरेलल लाइन होती है ना, जो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइंस, उनमें एक बात याद रख लो कि उनके x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे तभी पैरेलल हो सकते हैं। उनके x एंड y के कोफिशिएंट सेम होंगे, सेम होंगे। लाइक 2x प्लस 11y बराबर 18 है, तो ये भी 2x प्लस 11y बराबर 111 हो सकता है, तभी ये लाइन पैरेलल हो सकते हैं, तभी ये लाइन पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने ये दो लाइनें लिखी यहाँ पे, एक ये कि ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू, ये दो लाइनें मैंने लिखी और मैंने कहा इनके बीच की दूरी बताओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, इस पे डाल रहा हूँ, घटा दे रहा हूँ। तो जब घटाऊंगा तो क्या आ रहा है, C2 माइनस C1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तक इस पे सवाल नहीं आया, पिछले 2-3 साल में बहुत पहले आता था, बट अभी आपको याद रखना है, फिर भी क्या पता आ जाए। अभी तक नहीं आया, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम आगे तक पढ़ेंगे क्योंकि पता नहीं है क्या पूछ लिया जाए पेपर में, इस बात को समझिए। इस पे भी एक सवाल कर लीजिए झट से, ये सवाल कर लीजिए इस पे। देखो भाई मैंने क्या बताया कि पहले तो रेखाएं सेम बनानी पड़ेंगी। 3x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसको भी 3 से भाग करना पड़ेगा, 4 से। तो या इसको देखो, या तो इसको 4 से गुणा कर लो क्योंकि ये सेम होने चाहिए कोफिशिएंट। 4 तिया 12x, 4y माइनस 20 बराबर 0 और 12x प्लस 4y प्लस 15 बराबर 0। तो डिस्टेंस क्या होगी, C1 माइनस C2, 15 में से 20 गए 35 बटे अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे जी 12 और 4 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का 10 बचेगा, 4 रूट 10, 35 बटे 4 रूट 10, ये उत्तर आ जाएगा। इसके बाद दो रेखाओं के बीच के कोण पे बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो रेखाओं के बीच कोण, जैसे कोई भी रेखा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, y बराबर m1x प्लस C1, y बराबर m2x प्लस C2, और हमें कोण पूछ रहा है, तो हम कुछ भी नहीं याद रखेंगे, हमें कोई लफड़ा नहीं है, ये अल्फा वल्फा भी छोड़ दीजिए, कुछ मत याद रखिए। ये भी मैं तो कहता हूँ मत याद रखिए, जरूरत नहीं है। आप चाहो तो समझा देता हूँ, प्रूफ भी जरूरी है। कि जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, मान लेते हैं कि ये कोण बना रही थी θ1, ये बना रही थी θ2, ये अल्फा, तो अल्फा θ2 माइनस θ1 हो गया। अब मैं अगर इसकी स्लोप की बात करूं तो m1 बराबर tan θ1, इसकी स्लोप की बात करूं तो m2 बराबर tan θ2। ठीक है, m2 बराबर tan θ2। तो वही हमने किया है कि इसमें tan अल्फा लगा दिया, तो tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b।
फॉर्मूला क्या होता है टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। तो आपको टेन अल्फा बराबर याद रखना है एम टू माइनस एम वन बटे वन प्लस एम वन एम टू। मॉड का मतलब है नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि जो भी एंगल होगा वो लेस देन 90 होगा, और 10 90 से छोटे जितने भी एंगल हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये फॉर्मूला याद रहेगा कि अगर दो इक्वेशन है और उनकी स्लोप दे रखी है तो उनके बीच का कोण कैसे निकलेगा, एम टू माइनस एम वन बटे वन प्लस एम वन एम टू। चलिए एक सवाल देख लीजिए, ऐसा अभी पता चल जाएगा कैसे करना है। ये सवाल देख लीजिए। देखो पहले क्या है ना, हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी। इसकी स्लोप होगी 2y बराबर 12 को लिख लेते हैं 2√3x प्लस 9, 2 से भाग कर देंगे तो m1 आ जाएगी √3, यही आ जाएगी। उसकी निकालें m2 की बात करें तो m2 दिख रही है 1/√3। कैसे? y बराबर आ जाएगा 1/√3x 1/√3x माइनस जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, m2 आ गई, ये रहा 1/√3। अब मुझे पता है टेन थीटा निकालना है, इसके बीच का कोण निकालना है, तो m2 माइनस m1 1/√3 माइनस √3 बटे 1 प्लस m1 m2 1/√3 और √3। आपने देखा कि ये ऊपर आ जाएगा माइनस 2/√3 और नीचे 2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया बाहर। ये कब हो सकता है? जब अल्फा 30 हो। तो धन्यवाद, बाय।